नमस्कार, मैं ज्योतिष शास्त्री रमेश चौबे उपस्थित हूँ आपके समक्ष एक जन्म कुंडली का अध्ययन करने के लिए। जन्म कुंडली अपने आप में बहुत ही विशेष है, क्योंकि जब इस जन्म कुंडली के बारे में बताऊंगा आपको तो आपको भी एक बार आश्चर्य जरूर होगा। ये एक लगभग 15 साढ़े 15 वर्ष के एक लड़के की कुंडली है। और जैसा आप जानते हैं कि जब कोई बच्चा टीन एज में रहता है तो उसको ऐसा लगता है कि जो मैंने किया वही सही है और बाकी सारे लोग गलत हैं। और अक्सर टीन एज में बच्चों को सबसे ज्यादा अपने माँ बाप की बातें बुरी लगती है। क्यों? क्योंकि वो उन चीजों से उसको रोकते हैं जिस चीज से वो होके गुजरे हैं। उनको पता है कि सही क्या है और गलत क्या है, लेकिन उसको ये लगता है कि नहीं, यही मेरे सबसे बड़े शत्रु है, क्योंकि ये मुझे हर काम से रोकते हैं। और ये जाहिर सी बात है, ये सबके साथ हुआ है, मेरे साथ हुआ है, आपके साथ हुआ है, सबके साथ हुआ है। तो वैसे इस बच्चे के साथ भी कुछ ऐसा ही है। एक सामान्य सी बात पे ये बच्चा 155 किलोमीटर पैदल अपने पिता के घर से अपने नानी के घर चला गया, और अकेले, और पैर में इसके छाले भी आ गए। पैदल गया, बिना किसी वाहन का, बिना किसी साधन का। अब जाहिर सी बात है कि कोई बच्चा 155 किलोमीटर पैदल चल के चला गया, इसका मतलब पराक्रमी तो है वो, मेहनती तो है वो। तो वो कैसे हुआ, और क्या इस बच्चे का फ्यूचर है, इसकी कुंडली क्या कहती है, किस तरफ जाएगा, क्या करेगा जिंदगी में, बहुत सारे जो एक माँ बाप के मन में प्रश्न होते हैं, वो भी सेम प्रश्न इस बच्चे के माँ बाप के मन में भी हैं। आइए बिना विलंब के चलते हैं कुंडली के तरफ। सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ नोट कीजिए, 26/11/2009 सुबह 6:10 जमशेदपुर। बच्चे का ये डिटेल्स है। नाम जैसे कि आप जानते हैं कि मैं नहीं बताता हूं, साइलेंट रहता है। कुंडली आप बना लीजिए कोई भी नाम लिख करके, बाकी डिटेल्स आपके सामने है। तो जब कुंडली हमने बनाई तो कुंडली हमारा बना वृषभ लग्न का। वृषभ यानी कि बैल। ऐसे लोग कैसे होते हैं जरा समझिए। वृषभ बैल कैसा होता है? बैल चुपचाप अब बैठा रहता है, और जब तक कोई छेड़े नहीं तब तक उसको वो कुछ नहीं करता, और कोई छेड़े तो उसको छोड़ता नहीं है। ऐसे लोग बहुत कम बोलते हैं और ज्यादातर अपने कामों में बिजी रहते हैं और मेहनती होते हैं। क्योंकि पहले कोल्हू जो होता था, जो तेल जिससे निकलता था, वो एक बैल की आंख पे पट्टी लगा दिया जाता था, आंख ढक जाता था और लगातार वो चलते रहता था। तो ऐसे लोग मेहनती होते हैं, ताकतवर होते हैं, और बहुत ही जो है अपने कामों के प्रति जो है ईमानदार और आसक्त होते हैं अपने कामों में। तो इतना लंबा सफर पैदल चल के गया, यानी कि मेहनती तो है। तो मेहनती क्यों है? क्योंकि ये वृषभ लगन का है। लग्नपति जो है शुक्र कुंडली के षष्ठ भाव में बैठे हैं आकर के। लग्नेश का कुंडली के षष्ठ भाव में आना अवयोग का निर्माण करता है, मैंने आपको हमेशा बताया है। और लग्नपति शुक्र जो है वो 29 डिग्री पे विशाखा नक्षत्र में, यानी कि बृहस्पति के नक्षत्र में बैठे हैं। और लग्न जो है बच्चे का 28 डिग्री पे मृगशिरा, मृग यानी कि हिरण, और शिरा मतलब कि सिर, मृगशिरा यानी कि हिरण का सिर। और हिरण देखिएगा 1 मिनट भी अपने सिर को स्थिर नहीं रखता है, बार बार सिर इधर उधर घुमा के देखते रहता है, यानी कि चंचलता। अब यहां समझने की आवश्यकता है कि स्थिर लग्न है और लग्न मृगशिरा नक्षत्र में बैठ गया, यानी कि जातक का जो व्यक्तित्व है चंचल हो जाएगा। जातक का जो मूल स्वभाव क्या है? स्थिर है, क्योंकि ये जो राशि है वो स्थिर राशि है। लेकिन अब उसके चंचलता बढ़ जाएगी, क्योंकि उसका लग्न जो है वो मृगशिरा नक्षत्र में बैठा है। तो दोनों का प्रभाव जातक पे पड़ेगा। लग्नपति कुंडली के षष्ठ भाव में बैठे हैं, इधर से शनि इधर से सूर्य ने मिल करके और लग्नपति को पाप कर्तरी दोष में ले लिया है, और अवयोग का निर्माण हो रहा है। यानी जातक को जिंदगी में जीविकोपार्जन के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। लेकिन चूंकि षष्ठ भाव में लग्नेश अपने ही राशि में बैठे हैं तो लग्न के पावर को बढ़ा देंगे, ये प्लस पॉइंट है। लेकिन फिर भी अड़चनों का सामना तो जातक को करना ही पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुंडली के दूसरे भाव में केतु देव बैठे हैं। किसके नक्षत्र, किसके राशि में? बुध की राशि में। और बुध कहाँ बैठा है? कुंडली के षष्ठ भाव में, यानी कि तात्कालिक मित्रता में नहीं है। यदि बुध यहाँ से 1 2 3 घर आगे और 1 2 3 घर पीछे होते तो ये तात्कालिक मित्रता में होते, लेकिन ये तात्कालिक मित्रता में नहीं है, तो समभावस्थ हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे नीच के जो केतु बैठे हैं ये जातक को क्या करेंगे? तो दूसरे भाव जो है वाणी का है, मुंह का है,
वहां से हम मुंह का विचार करते हैं, खाने पीने का विचार करते हैं। तो जातक के खान पान को ये केतु जो है वो बिगाड़ देंगे। जातक फास्ट फूड खाएगा, जातक ऊट पटांग की चीजें खाएगा, हो सकता है आगे चल करके ये केतु जातक को मद्यपान इत्यादि भी करवा दे। मुंह से होने वाले पूरे पूरे काम जो है यहाँ पे केतु करवाएंगे, क्योंकि यहाँ जो है वो नीच राशि में बैठे हैं। कभी कभी जातक बहुत दार्शनिक बातें करेगा, ऐसा लगेगा कि बस इसके जैसा तो कोई है ही नहीं, इतनी अच्छी बातें करेगा। और कभी कभी ऐसी बात करेगा कि अपनी बातों से कलह मचा देगा, घर में या बाहर में भी तुरंत झगड़ा हो जाएगा इसका। कुटुंब कलेश करेगा अपनी बातों से, समस्याएं जिंदगी में इसके बातों को लेके आएगी। अब चूंकि यहाँ पे केतु बैठे हैं तो जातक का मैंने बोला खान पान बिगड़ जाएगा, क्योंकि उनकी दृष्टि अष्टम पे पड़ेगी और अष्टम में नीच के राहु बैठे हैं, तो उनको पेट का रोग देना है। तो जब तक जातक ऊट पटांग की चीजें खाएगा नहीं, तब तक पेट रोग होगा कैसे, पेट का रोगी बनेगा कैसे। तो इसीलिए यहाँ बैठ करके वो अपना काम करेंगे। और अष्टम में बैठ के राहु जो है उसको क्या करेंगे, उदर जन्य रोग देंगे, पेट की प्रॉब्लम देंगे, गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम देंगे, पाइल्स बवासीर की समस्या। जाहिर सी बात है कि जब पेट में गैस एसिडिटी बहुत ज्यादा होगा, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होगी, तो पाइल्स और बवासीर की समस्या तो सामान्य है ही। तो यहाँ बैठ करके समस्या देंगे। अष्टम भाव में बैठे राहु जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देते हैं, बहुत सारे जातक को उतार चढ़ाव देखने पड़ते हैं। और यहाँ जो राहु बैठ के जातक को चोट चपेट दुर्घटना भी बहुत ज्यादा देते हैं। तो बहुत सतर्क और सावधान रहने की आवश्यकता है। यहाँ राहु और यहाँ पे केतु, यहाँ राहु के जो है सही उपाय जातक को करना चाहिए। राहु की दृष्टि यहाँ पे पड़ेगी, केतु की दृष्टि यहाँ कुंडली के पंचम षष्ठ भाव पे पड़ेगी शुक्र पे। तो शुक्र में चूंकि केतु से शुक्र की शत्रुता है, तो सुखों में कमी करेंगे जातक के। और ऑलरेडी शुक्र जो है वो पाप का तरी दोष में है और केतु से दृष्टि भी हो गए, यानी लग्नपति कमजोर हो गए। तो जातक को अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। जातक के सुखों में कमी करेंगे, जातक के दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव देंगे, क्योंकि सप्तम भाव में जो पहले से सूर्य बैठे हैं और सप्तम का सूर्य जातक के विवाहित जीवन में ईगो प्रॉब्लम करता है। और लग्न पे जब सूर्य की दृष्टि पड़ती है तो जातक को गर्दन कटे लेकिन गर्दन झुके नहीं, यानी कि उसको अपने आत्म स्वाभिमान की बहुत चिंता। लेकिन स्वाभिमान में और अभिमान में ज्यादा अंतर नहीं है। तो जातक यहाँ अभिमान युक्त हो जाता है और स्वाभिमान उसका कब अभिमान में बदल जाए, ये अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ बैठ करके सूर्य अपना काम करेंगे। शुक्र ऑलरेडी पीड़ित होकर बैठे हैं। मंगल जो है वो सप्तम पति होकर के कुंडली के तीसरे भाव में नीच राशि में बैठे हैं, यानी कि दाम्पत्य जीवन में सुखद नहीं देख रहा हूं। और चूंकि शुक्र कुंडली के सप्तम में बैठे हैं, पीड़ित हैं, और षष्ठ भाव जो है वो शुक्र वहां बैठ करके जातक को कैसा कर देंगे, तो जातक को गलत संगति में डाल देंगे। यानी जातक प्रेम प्रसंग में भी पड़ सकता है, और प्रेम प्रसंग में पढ़ करके यदि विवाह किया बिना कुंडली मिलाए तो दाम्पत्य की समस्या जातक को झेलनी पड़ सकती है। इसलिए इस चीज को लेकर भी थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है और अपने वाणी पर संयम रखने की आवश्यकता है। उपाय क्या होगा अंत में बात करेंगे। तीसरे भाव के स्वामी चंद्रमा कुंडली के दसम भाव में जाके बैठे हुए हैं, और यहाँ बैठ करके चंद्रमा क्या करेंगे दसम भाव में, तो जातक के कर्म क्षेत्र में उतार चढ़ाव लेके आएंगे। कभी काम बहुत अच्छा चलेगा, कभी काम बहुत नीचे चलेगा। पराक्रम भाव का स्वामी है, कभी जातक खूब पराक्रम करेगा और कभी पराक्रम से हीन, क्योंकि चंद्रमा 15 दिन बढ़ते हैं और 15 दिन घटते हैं। तो अपना स्वभाव जातक के जो है व्यक्तित्व में देंगे, तो ऐसा जीवन में जातक के चलता रहेगा। अब एक बात और समझिए, यहाँ कुंडली में चतुर्थ भाव के स्वामी बनते हैं कौन, सूर्य। वो कुंडली के सप्तम भाव में आके बैठे हैं। चतुर्थ भाव का स्वामी सप्तम में बैठा है, यानी केंद्र का स्वामी जाकर के केंद्र में बैठा है, ये अच्छा है। लेकिन सूर्य का यहाँ बैठना अच्छा नहीं है, क्योंकि ये दाम्पत्य का भाव है, और दाम्पत्य में ईगो नहीं बल्कि प्रेम की आवश्यकता होती है। तो जातक क्या करेगा, ईगो स्टिक हो जाएगा। उसकी पत्नी भी थोड़ी वैसे ही मिलेगी, जो थोड़ा सा एक दूसरे के अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम होगी, एक दूसरे के अंदर जो है ईगो की समस्या होगी, और दाम्पत्य में समस्या मैंने आपको बताया, क्योंकि सूर्य जहां बैठते हैं उस भाव को जलाते हैं। तो सूर्य सप्तम में बैठेंगे तो दाम्पत्य को कहीं ना कहीं इफेक्ट करेंगे। लेकिन जातक के लगन पे दृष्टि डालेंगे तो जातक का व्यक्तित्व भव्य कर देंगे। ऐसा जातक का व्यक्तित्व बहुत अच्छा होगा। जातक जो है एक अच्छा पर्सनालिटी लेके पैदा होगा, क्योंकि ऐसे भी शुक्र का लगन है, तो जातक देखने में सुंदर होगा ही होगा। और सूर्य की दृष्टि पड़ने से, बुध की दृष्टि पड़ने से जातक जो है कैसा हो जाएगा, अच्छी पर्सनालिटी वाला हो जाएगा। अब यहाँ पे कुंडली के पंचम भाव के स्वामी बनते हैं कौन, बुध। वो कुंडली के सप्तम भाव में जाके बैठे हैं, और मैंने आपको बताया कि यहाँ सप्तम भाव में बैठे हैं और किसी भी पाप ग्रह से दृष्ट है क्या, हाँ है। किससे, शनि से दृष्ट है। यानी कि
इनके जो सप्तम भाव पे शनि की दृष्टि पड़ती है। अब सप्तम भाव बहुत पीड़ित है, यानी कि व्यवसाय और जातक का जो है दाम्पत्य, ये बहुत इफेक्टिव रहने वाला है, क्योंकि सारे पॉइंट्स आप याद रखिए जो मैंने पीछे आपको बताया है। तो सप्तम पे जब शनि की दृष्टि पड़ेगी तो दाम्पत्य में कलह कलेश की स्थिति आ जाएगी, व्यवसाय नहीं चलेगा। पंचम भाव के स्वामी होकर के बुध जो है सप्तम में बैठे हैं और शनि की दृष्टि पड़ेगी तो जातक को, हालांकि शनि यहाँ पे कारक है और बुध भी इस कुंडली में कारक है, तो समस्या तो देंगे। जातक कई बार जो है जहां नहीं बोलना चाहिए वहां बोल जाएगा और जहां बोलना चाहिए वहां नहीं बोल पाएगा, तो इसकी समस्या जातक को यहाँ पे देंगे। तो बुध को भी, और ये बुध यदि मैं देखूं तो सडबल में बुध जो है सबसे कमजोर होकर बैठा है, यानी कि बुध कहीं ना कहीं पीड़ित है और जातक की शिक्षा पे भी इसका असर पड़ेगा। और जातक पढ़ने में कोई बहुत अच्छा नहीं है, ऐसा परिवार वालों का कहना है, क्योंकि पंचम भाव में शनि बैठे हैं और पंचम पति जो है वो जाके पीड़ित हैं। अब चलते हैं, शिक्षा के कारक होते कौन है? प्रश्न था कि शिक्षा कैसा होगा, शिक्षा के कारक कौन है? शिक्षा के कारक देवगुरु बृहस्पति, वो कुंडली के भाग्य भाव में नीच राशि में बैठे हैं। बृहस्पति यहाँ पे पराक्रम भाव के स्वामी होकर के और अष्टम भाव के स्वामी होकर जाकर के नीच राशि में बैठे, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। हालांकि बृहस्पति जो है नौम भाव में कारक होते हैं, लेकिन फिर भी वहां पे वो नीच के बैठे हैं, ये बिल्कुल भी अच्छा संकेत नहीं है। जातक के शिक्षा पे इसका असर पड़ेगा और जातक जो है उदर जन्य रोगों से परेशान रहे, क्योंकि बृहस्पति भी पीड़ित हो गए। आगे बढ़ते हैं, कुंडली में सप्तम भाव के स्वामी मैंने आपको बता दिया और व्यय भाव के स्वामी मंगल नीच राशि में बैठे हैं, जो अच्छे दाम्पत्य को नहीं दिखा रहे हैं और साथ ही साथ जो है जातक के छोटे भाई बहनों से ये मतभेद देंगे। जातक के छोटे भाई बहनों से उसका बनेगा नहीं और जातक को जो है अपने पड़ोसियों से भी मतभेद रहेगा और वहां भी उसको जातक को दिक्कत आएगी। उनकी दृष्टि कुंडली के सप्तम भाव पे पड़ेगी, मंगल की छठे भाव पे पड़ेगी। रोग ऋण रिपु से आपकी रक्षा तो करेंगे, लेकिन आपने यदि किसी को पैसा दिया तो पैसा आपको वापस नहीं मिलेगा, पैसा आपका फंस जाएगा, इसलिए आप कर्ज देने से इनको बचना है। सातवीं दृष्टि कुंडली के भाग्य भाव पे पड़ेगी, उच्च दृष्टि है, अच्छा है, जातक के पराक्रम में वृद्धि करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और आठवीं दृष्टि कुंडली के दसम भाव पे पड़ेगी चंद्रमा पे, तो लक्ष्मी योग का निर्माण करेंगे। तो जातक जो है जीवन में थोड़ी बहुत जो है धन धान की स्थिति जातक की अच्छी होगी, लेकिन केतु कुंडली के दूसरे भाव बैठे, याद रखिएगा, ये धन संचय नहीं होने देंगे, ये परेशान जातक को करेंगे। उसके बाद कुंडली में जो सबसे इस कुंडली में इंपॉर्टेंट ग्रह है, सबसे कुंडली का जो चाबी है जिसके पास, वो कौन है? शनिदेव है। कुंडली के भाग्य और कर्म के स्वामी हैं। कहाँ बैठे हैं? कुंडली के पंचम भाव में बैठे हैं। कितने डिग्री पे बैठे हैं शनिदेव? 8 डिग्री पे बैठे हैं, उत्तरा फाल्गुनी सूर्य के नक्षत्र में बैठे हैं। पंचम भाव में यहाँ बैठ के शनि जो है एक केंद्र और त्रिकोण के स्वामी होकर के वापस केंद्र में बैठे हैं, ये बहुत अच्छा है। यानी कि जातक के यदि हम सही उपाय यदि करें तो उसकी उच्च शिक्षा अच्छी होगी। बेशक प्रारंभिक शिक्षा यदि खराब भी हो गई तो उच्च शिक्षा जातक की अच्छी होगी, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि कुंडली के पंचम भाव पे है। लेकिन मैंने आपको बार बार बताया, यदि बृहस्पति नीच राशि में बैठ के अपनी दृष्टि डालें तो उनकी दृष्टियों का कोई विशेष प्रभाव जातक पे नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे लग्न पे दृष्टि डालेंगे, पंचम पे डालेंगे, यहाँ लग्न पे पंचम पे और पराक्रम पे डालेंगे तो दृष्टि कोई बहुत अच्छा मैं नहीं कहूंगा। उच्च की दृष्टि यहाँ पे उनकी होते हुए भी बहुत अच्छे प्रभाव उसका जातक को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे बृहस्पति को ठीक करने की आवश्यकता है। और शनि की स्थिति बहुत अच्छी है, शनि की स्थिति बहुत अच्छी है। हम शनि का यदि हम उपाय करते हैं जातक को लाभ होगा। और जातक शनि की महादशा में चल भी रहा है तो हम थोड़े से उपाय करेंगे तो कुंडली को हम बैलेंस कर सकते हैं। और कुंडली में यहाँ पे मैं आपको बता दिया कि लाभ भाव के स्वामी और जो कुंडली में है अष्टम भाव के स्वामी शनि नीच होके बैठे हैं, बृहस्पति नीच होके बैठे हैं। बृहस्पति डिग्री वाइज देखा जाए तो डिग्री वाइज बृहस्पति कितने डिग्री पे बैठे हैं? 26 डिग्री पे बैठे हैं और सडबल में भी उनके पास बलाबल नहीं है। यानी कि कुंडली में अष्टम भाव के स्वामी का कमजोर हो जाना ये अच्छा नहीं, क्योंकि अष्टम भाव से हम आयु का भी विचार करते हैं, तो बृहस्पति का भी उपाय बहुत आवश्यक है। और नवांश कुंडली में एक बार हम एक नजर देखते हैं तो नवांश कुंडली में हमने देखा क्या कि ये सूर्य जो है वो नीच राशि में बैठे हैं। यानी कि लग्न कुंडली में यदि कोई ग्रह अच्छा हो लेकिन नवांश कुंडली में नीच का हो जाए तो अच्छा नहीं माना जाता है। तो ऐसे यदि नवांश कुंडली में सूर्य नीच के हो गए तो क्या करेंगे? पारिवारिक जीवन में कलह कलेश देंगे, जो इस बच्चे को लेकर थोड़ा बहुत है ही। मान सम्मान की समस्या देंगे, पिता से मतभेद देंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे जो है शनिदेव कुंडली के सप्तम में बैठे हैं, चंद्रमा और केतु एक साथ बैठे हैं। और यहाँ चंद्रमा जातक का जो है
कुंडली के 10वें बैठा है, लेकिन कहीं से चंद्रमा जो है, चंद्रमा पे यहाँ पे सिर्फ केतु की दृष्टि पड़ती है और वहां भी चंद्रमा केतु से युक्त है, यानी कि वो मन स्थिति को कहीं ना कहीं कमजोर कर देंगे जातक के। तो मन की स्थिति जातक की डामाडोल रहेगी। लेकिन अब इन कुल बातों को ध्यान में रखते हुए क्या हम ये कह सकते हैं कि ये जातक जिंदगी में कितना उन्नति और कितना तरक्की करेगा? तो देखिए, इस कुंडली में सबसे इंपॉर्टेंट प्लेनेट कौन कौन से हैं जरा वो देखिए। शुक्र है, शनि है, और शुक्र है, बुध है और शनि है। बुध की स्थिति भी मैं खराब नहीं कहूंगा, यहाँ पे बुध की स्थिति अच्छी है, सिर्फ शनि से दृष्ट है, और शनि की दृष्टि यदि कारक ग्रहों को पड़ती है तो उस भाव को वृद्धि करते हैं, उससे संबंधित चीजों में कमी नहीं करते हैं। उससे संबंधित रिश्तों में वो कमी कर सकते हैं, लेकिन उससे संबंधित फल में वो कमी नहीं करते हैं। तो शनि की दृष्टि यहाँ पे लाभ पे पड़ेगी तो जातक को लाभ तो देंगे। तो 7, 8, 9, 10 और यहाँ पे केतु पे पड़ रही है, तो ये चीजें जो है थोड़ी सी जातक को परेशान करते हैं, क्योंकि यदि केतु किसी बच्चे का खराब हो तो उसका जो है जिंदगी में समस्या आती है। उसको जो है कहीं ना कहीं एक परिवार में, अपने कुटुंब में स्थितियां बनाने में जातक को दिक्कत आएगी। लेकिन जातक मेहनती नहीं है ऐसा मैं नहीं कह सकता। यदि मेहनती नहीं होता तो 155 किलोमीटर पैदल चल के वो नहीं जाता। आपको ये बात ध्यान रखना है। हम इसमें छोटे छोटे उपाय मैं आपको बताता हूं। यदि छोटे छोटे उपाय यदि यहाँ पे किया जाए तो जातक को लाभ होगा। सबसे पहले क्या करना चाहिए कि राहु, केतु और राहु के मंत्रों का जाप करवाना चाहिए। इनकी पूजा करवानी चाहिए राहु और केतु का, ताकि जातक की जिंदगी में चीजें अनुकूल हो जाए। उसके बाद शनि की महादशा चल रही है। शनि के लिए एक जो है एमेथिस्ट, सबसे पहले एमेथिस्ट या जामुनिया हिंदी में बोलते हैं, 8 कैरेट का बच्चे को पहनाना चाहिए, ताकि बच्चे की शिक्षा दीक्षा, उच्च शिक्षा अच्छी हो। साथ ही साथ जो है यहाँ पे बृहस्पति के लिए 3 मुखी रुद्राक्ष और मंगल के लिए, बृहस्पति के लिए 5 मुखी रुद्राक्ष और मंगल के लिए 3 मुखी रुद्राक्ष जातक को पहनाना चाहिए। एक पन्ना पहनाना चाहिए बुध के लिए, ताकि जातक की बुद्धि जो है वो संतुलित रहे। और नित्य सूर्य भगवान को अर्घ प्रदान कराना चाहिए, और ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करवाना चाहिए प्रातः काल। पिता के चरण छू के जातक आशीर्वाद ले तो लाभ होगा और फायदा होगा। शनि की दशा चल रही है, हनुमान जी के थोड़ा शरणागत होना पड़ेगा, हनुमान चालीसा का पाठ करना पड़ेगा। पीपल के वृक्ष में नित्य 1 लोटा जल देना चाहिए, और संध्या काल में शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर के और सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए और उसकी 7 परिक्रमा करना चाहिए। और नित्य संध्या काल में ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए। जातक को लाभ होगा। बुध इस कुंडली में इष्ट देवता है। बुध इस कुंडली में पंचम भाव के स्वामी है, तो गणेश जी इष्ट देव होंगे। तो नित्य गणेश भगवान को दुर्वा चढ़ाएं, ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जाप करें, तो जातक की बुद्धि जो है संतुलित होगी और लाभ जातक को होगा। तो इन छोटे छोटे उपाय को करके यहाँ पे हम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ जो है शुक्र को ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए, प्रत्येक शुक्रवार को पानी में कपूर मसल करके डालिए और उससे स्नान कराइए बच्चे को, जिससे इसका शुक्र अच्छा होगा। और कोशिश कीजिए कि बच्चे को सिद्ध कुंजिका स्तोत्र या दुर्गा कवच का पाठ करने को आप सिखाएं। बेशक हिंदी में करें, इससे जो है लाभ होगा, बुध अच्छा होगा। नहीं कर सकते हैं तो नित्य लक्ष्मी जी को एक लाल गुलाब का फूल चढ़ाइए। रोज नहीं चढ़ा सकते हैं तो कम से कम शुक्रवार को चढ़वाइए। इससे क्या होगा, जातक का शुक्र अच्छा होगा और जिंदगी में बुध को ठीक करके, शुक्र को ठीक करके जो भ्रमित होने वाली स्थिति है, जो प्रेम प्रसंग में पड़ करके और गलत मार्ग पे जाने की स्थितियां, वो ठीक हो जाएंगी। तो आप इतने छोटे छोटे उपाय यदि आप करते हैं तो निस्संदेह आपको लाभ होगा। क्योंकि ग्रहों की स्थितियां क्या है वो मैंने आपको बता दिया है, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। और इस अभी बच्चे को शनि में शुक्र का अंतर ही चल रहा है, जो 18/9/2025 तक चलेगा। टीन एज है, ध्यान रखना है कि बच्चा भटक न जाए। तो शीघ्र इन उपायों को करने से लाभ निस्संदेह होगा। बच्चा मेहनती है, जिंदगी में तरक्की तो निस्संदेह करेगा ही करेगा, ये इसमें कोई दो मत नहीं है। बस आप उपाय करिए जिससे बच्चा सही मार्ग पर रहे। तो उम्मीद है आज का विश्लेषण आपको पसंद आया होगा। यदि आपको मेरी बातें अच्छी लगती है तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आप अपना भी व्यक्तिगत कुंडली अध्ययन कराना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर मुझे संपर्क करें। आपका दिन मंगलमय हो, इसी मंगल कामना के साथ आज के लिए इतना ही। नमस्कार।